तो लीमू वन को हो चुके हैं 19 ईयर्स ज़ाउरू की बॉडी के अंदर और हेवेंस अब वापस आने वाले हैं और इसलिए इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वैंगलिन वर्सेस हेवेंस वाली पूरी फाइट को इसी वीडियो के अंदर। और वैंगलिन यहाँ पर हार चुका था क्योंकि जो लीमू वन रहती है वो खुद ही ज़ाउरू को पुश कर दी दूर की तरफ जिससे कि उनका फ्यूजन रुक जाए, लेकिन वैंगलिन उसको जैसे करके बस बचा भल लेता है और उसके पेरेंट्स हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाले हैं। उनकी जो सोल्स रहती हैं वो भी यहाँ पर फेड हो जाएगी और इस वीडियो के आखिर तक जो वैंगलिन रहता है वो चांद के ऊपर एक पागलों की तरह घूमने में लगा हुआ रहेगा। उसको कुछ ऐसा समझ में आएगा जिसके बारे में सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे क्योंकि सच असल में बहुत ज्यादा क्रूअल था। लेकिन उनकी फाइट होने से पहले इस प्लैनेट सुजाकू के ऊपर भी कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर तबाह होने के लिए आ जाता है। पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ज़ाउरू की सोल रहती है वो खत्म हो जाती है अगर लीमू वन उसके ऊपर पूरा काबू कर लेती है, उसे डिवोर कर देती। इसलिए उसका एक पैट होता है जिसका नाम था लिटिल वाइट, वो उसके लिए एक ऐसा फ्रूट लाता है जिससे कि यहाँ पर जो लीमू वन रहती है उसकी सोल पूरी वीक हो जाए और टाइम के साथ साथ वो पूरी शैटर भी हो जाए और यहाँ पर ज़ाउरू बच जाए। अब जो वो लिटिल वाइट रहता है टाइगर, वो ज़ाउरू से बहुत ज्यादा प्यार करता था इसलिए वो उसके लिए वो फ्रूट लाया था। लेकिन यहाँ पर वैन को पता लग जाती है ये बात और बल्कि जो ज़ाउरू रहती है खुद ही उस फ्रूट को हटा देती है। वो सोचती है कि लिटिल वाइट सच में कितना ज्यादा अच्छा है कि वो उसके बारे में इतना सोच रहा है, लेकिन फिर भी वो उस फ्रूट को फेंक देती है। वो सोचती है कि यहाँ पर उस फ्रूट को उसने खा लिया तो वैंगलिन शायद लिटिल वाइट को नहीं छोड़ेगा और तो वो जो लीमू वन है उसकी भी सोल यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इसलिए वो अपने आप से ज्यादा वैल्यू इन दोनों को दे रही थी। वो वैंगलिन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज टाइगर को हार्म मत करना, तो वैंगलिन हाल के हाल यहाँ पर हार्म ही भर देता है। हालांकि जो ज़ाउरू रहती है उसको यहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस महसूस होता जा रहा था क्योंकि यहाँ पर वैंगलिन और उसके पीछे दूरियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेगी जिससे कि वैनर को रियूनाइट कर सके। 2 साल बीत जाते हैं और यहाँ पर जो शांति फैली हुई थी इस प्लैनेट सुजाकू के ऊपर वो एकदम से खत्म हो जाती है जिस टाइम पर ब्लैक फॉग जो रहता है इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में से बाहर निकलने लगता है और वो एक बहुत ज्यादा अजीब सा लेकिन एंशिएंट प्लांट को बनाता है। इसके ऊपर यूनिक टैटूज थे। ये जो प्लांट था उसके ऊपर 5 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स अटैक कर देती हैं एक पावरफुल सील से जो आ रही थी जो कि सुजाकू ने बनाई थी, यानी जो प्लैनेट सुजाकू के मालिक हैं उन्होंने। अभी गहराइयों में से ग्रेवयार्ड के एक निकलता है ओल्ड मैन जो कि था स्पिरिचुअल एंसेस्टर फोरसेकन इमॉर्टल क्लैन का। ये वही क्लैन है इनकी वो लीफ आती हैं जिसको कि वैंगलिन ने वॉइड में लेकर बहुत ज्यादा सताया था। उसके ऊपर एक मार्क था जो कि एक मिस्टिकल प्लांट था उसके फोरहेड के ऊपर जिस पर कि 11 लीव्स थी और तो और एक 12th लीफ भी उसके ऊपर आ रही थी जो कि असेंडेंट स्टेज से भी ज्यादा ऊपर की हो जाती है। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा काम दिख रहा था, बहुत ज्यादा फोकस था अपने मकसद के ऊपर और उसका सिर्फ एक मकसद था कि वो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर देगा अपने आप को इससे कि वो सील को ब्रेक कर सके। वो बुलाता है फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को इससे कि उसकी खुद की बॉडी के अंदर वो घुस सकें और जो ओल्ड मैन रहता है वो जितना भी दर्द था उसके लोगों के ऊपर जो भी पास्ट में इतने सालों में हुआ था वो पूरा अपने ऊपर ले लेता है। वो यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी गलती को मानता हूँ कि मैं यहाँ पर जिंदा था अभी तक अपने काउंटलेस क्लैन मेंबर्स को मरवाने की वजह से और इसलिए मैं यहाँ पर फाइनल चीज करने वाला हूँ। मैं अपनी खुद की डेथ का इस्तेमाल करूंगा जिससे कि मैं एक न्यू सील बन सकूं, जिससे कि मेरा जो क्लैन है वो फिर से सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब जिस टाइम पर उसकी वो सोल रहती है वो मर्ज हो जाती है ग्रेट प्लांट के साथ में, जो सील रहती है वो टूट जाती है। जो फोरसेकन इमॉर्टल क्लैन रहता है फिर से एक और बार बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उनके जो मेंबर्स रहते हैं वो अपनी कब्रों में से निकल रहे थे और उनके अंदर से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और आ रहा था जो कि हेवेंस तक को हिला दे। इनमें से एक वुमेन भी थी जो कि कसम खाती है कि वो क्वानफेंग नाम का एक बंदा है, वही बंदा जिसने कि यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को अपने कंट्रोल में लिया है उससे बदला लेगी। और तो एक बोल्डी मैन है जो कि स्ट्रॉ हैट पहने रहता है, शायद यूनकी जी की ही बात कर रही है, जिससे कि वो अपने 4 सेक्ट अलायंस को रिस्टोर करने के लिए कह सके। अब दूरी पर जो दहाड़ रहती है वो माउंट सुजाकू पहुंच जाती है जहां पर कि जो करंट सुजाकू थे जिनको कि ज़ूकीज़ी बोला जाता है वो एक्सप्लोड हो जाते हैं गुस्से के मारे। उनको समझ में आ गई थी कि यहाँ पर खतरा कितना ज्यादा बड़ा है, इसलिए वो एक्टिवेट कर देते हैं बहुत सारी सीरीज को क्लाउड टोकन्स की, जिससे कि वो हर एक कल्टीवेशन कंट्री को बुला लेते हैं इस जंग में। जो सेकेंड वॉर थी फोरसेकन इमॉर्टल क्लैन के साथ में वो शुरू हो चुकी थी। अब जो फैक्शंस रहते हैं वो सब जाग चुके थे पूरे कॉन्टिनेंट में। जो हेवनली जेट सेक्ट्स के फायर होते हैं जो कि एक अर्थ सोल सेक्ट कल्टिवेटर थे और दूतियान जो थे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के, वो सब इस वॉर में आने वाले थे।
अभी यहाँ पर एक आंधी उठने में लगी हुई थी वॉर की, लेकिन जो वैंग लिन रहता है उसका सिर्फ एक मकसद था, जो कि था ली मुवान को जगाना। वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, मतलब उसको यहाँ पर किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे सुजाकू के ऊपर। वो यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को सेकंड अराइवल के लिए हेवेंस मैसेंजर के, जिसके आने से पता चल जाएगा कि यहाँ पर वो उससे लड़ सकता है या फिर नहीं, और यहाँ पर ली मुवान जिंदा हो पाएगी या फिर नहीं। अब जो ज़ारू रहती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक होती जा रही थी। वो बिल्कुल साइलेंस में रहती थी और रोती रहती थी, क्योंकि जो ज़ारू थी वो वैंग लिन को अपनी फैमिली की तरह मानने लगी थी। लेकिन जो वैंग लिन है वो उसको यहाँ पर सेक्रीफाइस करने वाला था, इससे कि वो ली मुवान को बचा सके। और वैंग लिन ऐसा करने के बारे में सोच कर ही थरथरा जा रहा था, क्योंकि वैंग लिन चाहे कितना भी रूथलेस और क्रूल क्यों ना हो, वो अभी भी एक अच्छा इंसान है जो कि फालतू में किसी की जान नहीं लेता है। और ज़ारू के साथ तो उसका एक कनेक्शन बन चुका था, जो बॉन्ड था उसके बीच में और ज़ारू के बीच में, वो यहाँ पर अब धीमे धीमे करके लेकिन खत्म होता जा रहा था, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था। अब ज़ारू के अंदर ली मुवान की नेसेंट सोल होती है वो बड़ी होती जा रही थी, लेकिन तभी कुछ अजीब सा होना शुरू हो जाता है। जो सोल थी जो कि कभी किसी टाइम पर पूरी तरीके से खत्म करना चाह रही थी ज़ारू को, वो अपनी ग्रोथ को स्लो कर देती है, जिससे कि वो उसको कंज्यूम ना कर पाए। तो यहाँ पर जो ली मुवान है वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रही थी, इससे कि कहीं वो ज़ारू को खत्म ना कर दे। वैंग को समझ में आता है कि जो ली मुवान है उसके अंदर फिर से जान आती जा रही है। वो अभी आधे अधूरी जो है वो अवेकन हो चुकी है। उसका वो कंपैशन होता है, और जो अनविलिंगनेस थी इनोसेंट ज़ारू को सेक्रीफाइस करने की अपने खुद के रिटर्न के लिए, वो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अब वैंग लिन देखता है ली मुवान के इस एक्ट को, और इसलिए यहाँ पे वो शॉक रह जाता है। वो कहता है कि प्लीज तुम इस प्रोसेस को मत रोको किसी भी हालत में, तुम इस तरीके से कर सकती हो कि तुम यहाँ पर दोनों सोर्स को बचा सको। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो यहाँ पर एक बैलेंस को बना सके, जिससे कि जो ली मुवान की नेसेंट सोल होती है वो बढ़ती जाए, लेकिन वो यहाँ पर ज़ारू को हार्म ना करे। अब बिल्कुल आराम से वो प्रॉमिस करता है ली मुवान को कि जिस टाइम पर वो अवेकन हो जाएगी वो यहाँ पर ज़ारू को उसकी फैमिली को वापस कर देगा। उसको सिर्फ उसकी सोल चाहिए, लेकिन उसकी बॉडी नहीं चाहिए। लेकिन जो वैंग लिन था वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ली मुवान को बचाए या फिर इस इनोसेंट लड़की ज़ारू को बचाए। 4 साल पहले वैंग लिन स्ट्रगल कर रहा था प्रॉब्लम के साथ में, उसको ली मुवान की नेसेंट सोल को पूरा जगाना था, लेकिन ऐसा करने के लिए ली मुवान को अपने आप को फ्यूज करना पड़ेगा उस बेबी के साथ में, जो कि ज़ारू। ये जो फ्यूजन है उसकी वजह से वो सोल रहती है पूरी तरीके से अवॉइड कर देगी हेवेंस को, और इसलिए हेवेंस उसको लेने के लिए नहीं आएगी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, सिर्फ एक लौता ऑप्शन जो बचा हुआ था वो था ली मुवान की नेसेंट सोल का, कि वो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दे ज़ारू की सोल को। अगर कुछ भी करके ज़ारू की सोल को पहले निकाल लिया जाए, इससे कि उसकी सोल को किसी और बॉडी में डाल दिया जाए, तो इसकी वजह से ली मुवान की जो ऑलरेडी कमज़ोर नेसेंट सोल है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, और तो और यहाँ पर जो हेवेंस लॉस है वो भी उसको देख लेंगे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरा आ सकता था, इसलिए वो और भी ज़्यादा सर्च करता है, लेकिन वैंग लिन को कोई भी तरीका नहीं मिलता है इससे कि उन दोनों को बचा सके। अब यहाँ पर उसको एक इम्पॉसिबल चॉइस करनी थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर ज़ारू को सेक्रीफाइस कर देगा, जिससे कि वो उसको बचा सके। लेकिन यहाँ पर उसके लिए भी ये डिसीजन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उस बंदे ने 500 साल यानी वैंग लिन ने 500 साल तक कल्टीवेट करा था, और उसका जो हार्ट रहता है वो बिल्कुल मजबूत हो गया था टाइम और बैटल करते करते, लेकिन फिर भी उसको डिसीजन तो लेना ही था। वो उससे कसम खाकर कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को जितनी भी जनरेशंस आने वाली हैं आज के बाद से मैं उनको एक बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी दूंगा। जो ज़ारू रहती है अब 19 की हो चुकी थी, और अब वो यहाँ पर और ज्यादा वीक होती जा रही थी। अब आखिरी साल में वो और ज़्यादा कम बोलती थी और अपना ज़्यादातर टाइम सोते हुए बिताती थी। जो वैंग लिन रहता है वो अपने डिवाइन सेंस को लॉक करके रखे हुए था उसके ऊपर, जिससे कि उसके ऊपर नज़र भी रख सके, और तो और जो हेवेंस मैसेंजर है उसको भी वो देख सके आते हुए, तभी वो यहाँ पर आ पाएगा। जो सेलेस्टियल एनफोर्सर है वो यहाँ पर आ सकते हैं जिस टाइम पर फ्यूजन शुरू हो गया ली मुवान और ज़ारू के बीच में, और जो वैंग लिन उसको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। उसी दौरान जो प्लान सुजाकू रहता है वहाँ पर तबाही मची पड़ी थी। जो फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन होता है उसने एक बहुत ज़्यादा भयानक वाले अटैक को कर दिया था कॉन्शियस सुजाकू के अगेंस्ट में, और यहाँ पर उसके लिए उसने बहुत सारे जो वॉरियर्स रहते हैं जो कि असेंडेंट लेवल के बंदे थे उनको उसके अगेंस्ट में कर दिया था। अब जो सेक्ट रहते हैं उनके बीच में ही यहाँ पर धोखेबाजी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो कंट्री रहती है वो अंदर से वीकन होती जा रही थी। जो फॉरसेकन क्लैन का सीक्रेट वेपन था वो था ग्रुप 9 पावरफुल एजेंट्स का, जो कि उसने जनरेशन से छुपा कर रखा है, वो अब एक्टिव हो चुका था।
और वहीं चांद के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो 3 महीने रहते हैं वो रह गए थे और जो ज़ाउरू की कंडीशन रहती है और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब वो यहाँ पर उठती ही नहीं थी, वो बस सोती रहती थी। जो वैंगलर रहता है उसके स्पिरिचुअल विश को सील कर देता है लिटिल वाइट और लिटिल वॉयलेट को, जिससे कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कन्विंशन ना हो सके। अब फाइनल डे आ चुका था और ली मू वान की जो नेसेंट सोल होती है वो ज़ाउरू की सोल को कंज्यूम करना शुरू कर देती है। उसी एग्जैक्ट मूवमेंट पर जो ग्रे क्लाउड्स रहते हैं वो मून के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर जो सेलेस्टियल आइज रहती हैं वो दिखाई देती हैं। जो हेवेंस मैसेंजर रहते हैं वो फाइनली आ चुके थे। एक बहुत बड़ा हाथ डिसेंड होता है ज़ाउरू की तरफ। जो वैंगलर रहता है वो हल्के एक्ट करता है, वो अपनी लाइफ एंड डेथ स्क्रोल को बनाता है इससे कि अटैक को ब्लॉक किया जा सके। जो पावरफुल स्क्रोल रहता है उसके अंदर से ग्रे गैस निकल रही थी जो कि सेलेस्टियल हैंड के साथ में जाकर टकराती है, जिससे कि वो हैंड पीछे की तरफ चला जाता है। जो वैंगलर की ओरिजिनल बॉडी रहती है जो कि अभी मून के कोर के अंदर हिडन थी, वो भी इस बैटल को ज्वाइन कर लेती है और वो शैटर कर देती है उस हैंड को एक पावरफुल पंच से। लेकिन जो हेवेंस रहती है वो इस बार प्रिपेयर होकर आई थी। दो और जो जायंट हैंड्स रहते हैं वो अपीयर हो जाते हैं, एक वैंगलिन की तरफ बढ़ता है और एक उसकी ऑर्डिनल बॉडी की तरफ बढ़ता है। अब जो ऑर्डिनल बॉडी रहती है जो कि अभी एक बहुत बड़ा जायंट बन चुकी थी, जिसकी जो पर्पल स्टार्स रहते हैं वो फोरहेड के ऊपर स्पिन हो रहे थे, वो जैसे करके मैनेज कर लेती है एक हैंड को वापस भेजने में। जो वैंगलिन रहता है अपनी लाइफ एंड डेथ स्क्रोल का इस्तेमाल करता है फिर से इससे कि वो दूसरे को रोक सके, लेकिन जो हैंड रहता है वो उस स्क्रोल को छीनने की कोशिश करता है। जो वैंगलिन रहता है फोर्स्ड हो गया था उसको रिलीज करने के लिए अपनी स्क्रोल की पावर का इस्तेमाल करके। जो हेवेंस मैसेंजर रहते हैं वो अब और ज़्यादा सीरियस हो गए थे और वो अपने पूरे फेस को दिखा देते हैं इस बार और एक टेरिफाइंग व्हील ऑफ ग्रे लाइट को नीचे की तरफ फेंक देते हैं और अब एक बहुत बड़े पहिए को जिसमें से ग्रे लाइट निकल रही थी जो कि शो कर रहा था रीइंकार्नेशन साइकिल की पावर को, वो उसको नीचे की तरफ फेंक देता है। जो पूरा का पूरा एरिया रहता है वैलिन के आसपास का वो कोलैप्स हो जाता है इस फोर्स के अंडर में। तो वैन की ऑरिजिनल बॉडी रहती है उसके अंदर मर्ज होती है जिससे उसका ट्रू फॉर्म दिखता है, लेकिन अब कुछ ज्यादा देर हो चुकी थी। जो रीइंकार्नेशन पहिया होता है वो उसको ट्रैप कर लेता है एक पावरफुल प्रिजन में, जिससे कि यहाँ पर वैंगलिन बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। अब वैंगलिन के पास कोई रास्ता बचा नहीं था, वो सिर्फ देख सकता था डर भरी हुई आंखों से उस बड़े से हाथ को ज़ाउरू की तरफ बढ़ते हुए, जिससे कि वो यहाँ पर ली मू वान की नेसेंट सोल को निकाल सके। अभी उसने यहाँ पर 19 साल तक सैक्रिफाइस करा था और प्रिपरेशन करी थी, लेकिन जो वैंगलिन रहता है उनको पावरलेस था इस मोमेंट पर। उसके अंदर की जो आवाज़ होती है वो दर्द से भरी हुई थी, जैसे कि मान के लो कोई उसको बीच से फाड़ रहा हो। उसने यहाँ पर अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन फिर भी वो उस एक लौते इंसान को भी नहीं बचा पा रहा है जो कि उसका अकेला सिर्फ अपना है इस दुनिया के ऊपर। लेकिन वैंगलिन इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। हालांकि उसकी फिजिकल बॉडी तो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन जो वैंगलिन की ऑरिजिन सोल थी और जो डोमेन थी वो एक जायंट एंशिएंट गॉड के फिगर को मैनिफेस्ट करता है, जिसके हाथ में थी लाइफ एंड डेथ स्क्रोल, जिसमें से निकल रही थी ग्रे गैस जो कि फ्यूज हो जाती है एंशिएंट गॉड के सामने और फिर जाकर वो जो ऑरा रहती है हेवेंस मैसेंजर के उसके साथ में जाकर टकराने लगती है। अभी यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि यहाँ पर वैंगलिन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वो ऐसे ऐसे मूव खेलता है जिसको समझने में होश उड़ जाते हैं कभी कभार। अभी जैसे ही ये जो एंशिएंट गॉड रहता है वो हेवेंस मैसेंजर को धकेलने की कोशिश करता है, एक पावरफुल डिवाइन बीइंग रहता है जिसके 7 स्टार्स उसके फोरहेड के ऊपर, लेकिन उनमें से 3 सील्ड थे। 7 स्टार का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी बंदा 3rd स्टेप का कल्टीवेटर है और जो वैंगलिन है वो तो अभी 1st स्टेप की पीक पर भी नहीं है। लेकिन इसको देखकर वैंगलिन को एक चीज़ समझ में आती है जो कि उसको नहीं आई थी समझ में, जिसकी वजह से उसको एक रियलाइजेशन होता है कि जो रीइंकार्नेशन साइकिल है जिसको कि माना जाता था कि वो लॉ के हिसाब से चलती है, उसको भी असल में एक मैसेंजर एनफोर्स कर रहा है जो कि खुद एक एंशिएंट गॉड है। इसकी वजह से जो वैंगलिन जो भी सब कुछ समझता था हेवेंस के बारे में वो सब कुछ खत्म हो जाता है। उसकी जो विश्वास होता है पूरा हिल जाता है। इस तरीके के नेचर को देखकर हेवेंस लॉस के जो 2 गॉड लाइक फिगर होते हैं वो क्लैश हो जाते हैं, जिनमें से इतनी भयानक वाली एनर्जी निकलती है जिससे कि पूरी जो जमीन रहती है वो तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से एक यहाँ पर बहुत बड़ा क्रेटर बन जाता है और ज़ाउरू उसके सेंटर में थी, लेकिन उसको जेंटल व्हाइट लाइट प्रोटेक्ट करके रखी हुई थी। हालांकि जो वैंगलिन है उसको भी इंजरीज आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर वो किसी भी हाल में हार नहीं मानने वाला था। उसको पता थी ये बात कि अगर वो फेल हुआ तो ली मू वान तो खत्म हो जाएगी। यहाँ पर बैटल चलती रहती है और जो वैंगलिन रहता है फाइनली अपनी कैद में से निकल आता है, अपने आप को फ्री कर लेता है और यहाँ पर उसके अंदर एक अलग ही तरीके की ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पर किसी भी हाल में उसको बचाएगा। वो अपने एंशिएंट गॉड की प्रोजेक्शन को ज्वाइन कर लेता है हेवेंस मैसेंजर के साथ में बैटल करने के लिए।
अभी यहाँ पर जो फाइट रहती है और ज्यादा बढ़ती आ रही थी और जो ज़ाओरू की बॉडी रहती है उसमें से एक इंटेंस व्हाइट लाइट निकलती है और फिर उसमें से आवाज आती है ली मू वान की, जिसके बारे में वैंगलिन को लगता था कि वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, लेकिन वो यहाँ पर निकले आती है। ली मू वान कहती है कि वो यहाँ पर ज़ाओरू की बॉडी के अंदर अवेकन तो हो चुकी है, लेकिन वो किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहने वाली ज़ाओरू की सोल को कंज्यूम करके। उसका जो प्यार है ज़ाओरू के लिए वो उसको अपनी खुद की बेटी की तरह मानने लगी है और वो यहाँ पर वैंगलिन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करने वाली है इससे कि वैंगलिन को तकलीफ हो। हालांकि वो खुद जिंदा नहीं होगी तभी वैंगलिन को तकलीफ ही होने वाली है। अभी वो उसको फेयरवेल कहती है और वो ज़ाओरू की सोल को उस बॉडी में से निकाल देती है जिससे कि मर्जिंग प्रोसेस रुक जाए। हालांकि इससे उसकी जो खुद की सोल रहती है वो पूरी तरीके से सामने आ गई थी हेवेंस के। अभी इस चीज़ को देखकर वैंगलिन बहुत ज़्यादा हिल जाता है अंदर से और वो कहता है कि मैं करूं तो करूं क्या। वैंगलिन इसलिए इस्तेमाल करता है अपनी हेवन डिफाइंग बीट को, इससे कि वो एब्जॉर्ब कर सके और प्रोटेक्ट कर सके ली मू वान की सोल को, जिससे कि यहाँ पर वो रीइंकार्नेशन साइकिल में ना चली जाए। जो हेवेंस मैसेंजर रहता है वो कंफ्यूज हो गया था वैंगलिन के एक्शन को देखकर। मतलब यहाँ पर हेवन मैसेंजर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वैंगलिन ने करा तो करा क्या। वो देख रहा था उस बीट की पावर को और वो सोचता है कि ये क्या चीज़ है, इसलिए यहाँ पर उसके पास कोई रास्ता बचता नहीं है और वो वापस चला जाता है वॉइड में और जो कॉस्मिक डिस्टर्बेंस यहाँ पर हुई थी वो खत्म हो जाती है। अभी यहाँ पर वैंगलिन की बहुत बुरा हाल हो चुका था, उसको चोटें तो लगी थी फिजिकल बॉडी के ऊपर, लेकिन उससे ज्यादा हालत तो उसकी अंदर से खराब थी। वैंगलिन रहता है वो यहाँ पर पागलों की तरह हंसता है जिस टाइम पे वो सोचता है हेवेंस के बारे में कि यहाँ पर हेवेंस के साथ में उसने कैसे स्ट्रगल करा। हालांकि वो पहले तो हेवेंस से जीत गया था, लेकिन एंड में वो डिफीट हो गया है हेवन की विल के आगे, जिसके क्योंकि वो डिक्लेयर कर देता है कि ये बहुत ज्यादा क्रूअल है। उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन कुछ भी क्यों ना वो ज़ाओरू की सोल को उसकी बॉडी के अंदर वापस भेज देता है और वो इस एरिया को छोड़कर चला जाता है। उसकी जो हंसी रहती है उसमें भरा हुआ था बहुत सारा दुख और पागलपन। और वैंगलिन के जाने के बाद जो लिटिल वाइट रहता है जो कि कंपेनियन था ज़ाओरू का, वो आता है और देखता है ज़ाओरू को कि वो जिंदा है। वो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो उसको सेफ्टी में ले जाता है। उसी दौरान जो वैंगलिन रहता है वो यहाँ पर एक पागल पंजारों की तरह चांद के ऊपर घूमने लगता है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के लो जो ली मू वान है उसको खोने के बाद यहाँ पर उसकी जो यादें रहती हैं वो उसको हॉन्ट करने में लगी हुई हैं, जैसे कि मान के चलो वो उसको खत्म ही कर देंगी। और उसने जो भी पास्ट चॉइसेस ली थी उसके बारे में भी वो सोचता है। वो एंडलेसली फुसफुसाने में लगा हुआ था हेवेंस विल के बारे में और उसके रास्ते में जो भी बीस्ट आ रहा था वो उसको खत्म करता जा रहा था। एक साल ऐसे ही बीत जाता है और एक रात आती है जब बारिश हो रही थी माउंटेन के ऊपर। तो वैंगलिन रहता है वो यहाँ पर सोचना शुरू करता है। वो बोलता है लाइफ और डेथ के बारे में। अब ये अच्छे से सुनना क्योंकि यहाँ पर वैंगलिन बहुत सही चीज़ बोलता है लाइफ एंड डेथ के बारे में। और इसी टाइम पर वो उसके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी वो कुछ करने वाला है। वो बोलता है लाइफ एंड डेथ के बारे में। उसका जो रास्ता था वो यहाँ पर किलिंग से भरा हुआ था, जहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को मारा था और अब उसको रियलाइज हो रहा था हेवेंस के लॉस के बारे में। और वो सोचने में लगा हुआ था कि यहाँ पर उसकी किस तरीके की जर्नी रही थी ज़ाओई के साथ में, ज़ाओरू के साथ में, ली मू वान के साथ में। ये जो चीज़ें हुई थी उसने उसको सिखा दिया था लाइफ एंड डेथ को अलग अलग करके ना देखें, बल्कि ये ऐसे देखें जैसे कि मान के लो वो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं एक दूसरे में। वो यहाँ पर अपनाता है अपने इमोशनल अटैचमेंट्स को और अपने पछतावे को कि यहाँ पर उसने अपने पेरेंट्स को ऑनर नहीं दिया था। उसका जो प्यार रहता है और जो पछतावा रहता है ली मू वान के लिए और जो बोझ उसके दिल के ऊपर था कि उसको एक फर्ज निभाना है कि उसको बचाए और उसको खुश रखे, उसकी वजह से उनके रिश्ते ने आकार लिया था। अभी वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ गया था और इसलिए वो सोचता है कि अब मैं और ज्यादा इस अटैचमेंट को नहीं रखूंगा। ये जो कनेक्शन है मेरे बीच में और मेरे पेरेंट्स के बीच में, मेरे मम्मी पापा के बीच में, मैं उसको जाने दूंगा। उसके पेरेंट्स की जो आत्माएं रहती हैं उसको बाहर निकालता है। वो एक आखिरी बार आती हैं उसके सामने और उसके मम्मी पापा की सोल्स रहती हैं फिर किसी और रियल में चली जाती हैं पीसफुली। वो मरी नहीं थी, बस ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। जो वैंगलिन रहता है वो यहाँ पर आखिर में अपने आप से एक चीज़ कहता है कि जो बारिश रहती है वो आसमान से गिरती है, लेकिन वो मरती नहीं है दुनिया के ऊपर गिरने के बाद, बल्कि उसमें एक नई जिंदगी आ जाती है। वो यहाँ पर पेड़ पौधों को जन्म देती है और फिर से बादलों में चली जाती है और फिर से नीचे की तरफ गिरती है। ये जो सच्चाई थी उसकी वजह से वैंगलिन के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा दिलासा आ रहा था। जो साइकिल रहती है लाइफ एंड डेथ की वो कंटिन्यू रहती है, लेकिन ये भरी हुई होती है चॉइस से, प्यार से और कि कोई चीज़ों को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है। यही चीज़
उसको एक मतलब देती है। तो ये थी पूरी फाइट हेवेंस मैसेंजर और वैंगलिन के बीच में, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट थी। लेकिन कुछ टाइम बाद ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल पहुंचने वाली है, क्योंकि अभी जो रेनेगेड इमॉर्टल है वो बस शुरू हुई है, और ये कहाँ तक जाने वाली है इसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, आप लोगों से मिलते हैं अगले वाले पार्ट में। उसके लिए जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।